नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ के गुलिस्तां कॉलोनी में एक पीछे एक छोटा सा घर और उसमें रहते हुए हमारे बाबूजी शिवचरण लाल जी। अब शिवचरण लाल जी गवर्नमेंट से रिटायर हुए थे, कड़क आदमी थे, सरकारी नौकरी थी, क्लास 1 ऑफिसर होकर रिटायर हुए थे, आइडियलिस्टिक थे, गुस्से वाले थे। उनकी पत्नी विमला बहुत सीधी सादी घरेलू जैसे लेडीज होती हैं। अपने बेटे शिवम के साथ गुलिस्तां कॉलोनी में रहते थे। अब बुढ़ापे का समय था, दोनों मियाँ बीवी में नोक झोंक होती रहती थी किसी ना किसी बात को लेके, कुछ ना कुछ। अब खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं तो बाबूजी बोलते हैं, राजू जरा चीनी देना। तो माँ को बोलने की आदत थी, चीनी किस बात में? अरे दही में डालनी है चीनी। क्यों डालनी है? खीर भी तो बनी है, कितना मीठा खाएंगे? अरे भाई क्या हुआ, दही मना करता है कि चीनी मत खाओ, या खीर मना करती है कि दही में चीनी मत डालो? बाबूजी की यही बात होती थी और माँ को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता था। और बढ़ाओ बढ़ाओ डायबिटीज, हमारा क्या जाता है? डॉक्टर कुलकर्णी कितना गुस्सा हो रहे थे उस दिन, बड़ी हुई थी डायबिटीज आपकी, लेकिन आपको चैन कहाँ है? दोनों मियाँ बीवी की खटपट होती ही रहती थी किसी ना किसी बात पर। यह लगता था कि कैसे रह रहे ये लोग साथ में। रहने को कहने को एक कमरे में रहते थे दोनों जने, लेकिन माता जी का बिस्तर अलग और बाबूजी का बिस्तर अलग। डबल बेड पे माता जी पैर फैला के पसर के सोती थी और बगल में तखत पर बाबूजी अकेले वहां सोते थे। अब झगड़े के कई मुद्दे थे। पंखा तेज कर दिया, पंखा धीमा करो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। दोनों का विचार ही नहीं मिलता था। अब मिलता नहीं था, ये मिलाना नहीं चाहते थे, ईश्वरी मालिक। यही प्रॉब्लम टॉयलेट के लिए होती थी। दोनों को एक बार में ही जाना होता था और जो चला गया पहले, अब सुनो दूसरे की। अब घुस गए, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कैसे करूं? अब कितनी देर है तुम्हें निकलने में? इतनी देर लगा दी, वो जितनी देर लगाते। ये इनका रोज का ही राग था। रोज ही किसी ना किसी बात पे लोगों में आपस में तू तुम्हें में हो ही जाती थी। कहने को शादी कितने साल हो गए थे, 3 बच्चे थे। बड़ा शुभम अपनी पत्नी काव्या के साथ अमेरिका सेटल हो गया था। एक बेटी थी गायत्री, वो भी अमेरिका में शिकागो में कहीं सेटल थी। तो बाबूजी अपनी पत्नी विमला के साथ लखनऊ में गुलिस्तां कॉलोनी में अपने बेटे, छोटे बेटे शिवम के पास रहते थे। शिवम आईएएस ऑफिसर था, उसकी वाइफ थी सुषमा और एक प्यारा सा बच्चा था शिवा। बच्चों ने कई बार कहा बाबूजी से, बाबूजी अमेरिका आ जाइए, यहाँ रहिए। बाबूजी चले भी गए, छुट्टी वुट्टी में चले गए। भाई देखो, मैं तो लखनऊ में ही मरूंगा और गोमती में ही बहाया जाऊंगा, मुझे नहीं मरना वहाँ टीन के डब्बे में जाके न्यूयॉर्क में। उन्होंने बड़े दो टूक करके बच्चों को जवाब दे दिया था। बच्चे बड़े दुखी थे इस बात से कि बाबूजी जो है ये सुनते ही नहीं हमारी बात को। जब देखो जब गुस्सा, जब देखो तब तुनक मिजाजी। अब बाबूजी का मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। सरकारी नौकरी में रहे, बड़ी शाही ठाट बाट थे जनाब के। मतलब ये हालत थी कि जनाब कपड़े भी अपने आप में उतारते थे। राजू, बस सर्वेंट जो था भागता हुआ आता था और बाबूजी अपना पैर पसार के बैठ जाते थे। वो आया, उसने उनकी पैंट खींची, पैंट उतर गई, जूता ऊपर किया, जूता खोल लिया, जूता उतर गया। ऐसे ही कपड़े पहनाए भी जाते थे उनको। अपने हाथ से तो कभी पैंट पहनते भी नहीं थे। वो पैंट लेके खड़ा हो जाता था, एक पैर डाल दिया, फिर दूसरा पैर डाल दिया, जूता पहन लिया, ऐसे खड़े हो गए, कोट पहना दिया, टाई लगा दी। माता जी को बड़ा गुस्सा आता था ये सब देखकर। जब बुढ़े हो जाओगे तो कौन करेगा देखभाल? तुम चुप रहो जी, हमारी देखभाल करने वाले बहुत हैं, हो जाएगी हमारी देखभाल, तुम अपना ख्याल रखो। सुनती होनी, वजन बढ़ा रखा है, देख रही हो जरा कैसी हो गई हो, दिन भर लेटी रहती हो, कहा है कितनी बार कसरत किया करो, सुनती नहीं हो। नहीं करूंगी, मुझको ऐसे ही ठीक लगता है। आपको किस बात की चिंता है? मेरा है ना बेटा मेरी देखभाल करने के लिए। कोई नहीं करेगा देखभाल, जब पड़ी रहोगी पलंग पर, हैरान हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। कितनी बार खाए, कम खाया करो, लेकिन तुम्हें चैन कहाँ है चाट चटौनी से? सब कुछ खाना है, सब कुछ करना है। आए दिन का इनका झगड़ा था। समझ में ये नहीं आता था कि कहाँ तो माताजी पहले बाबूजी से आप करके बात करती थी, वो कब आप जो है तुम में हुआ,
ईश्वरी मालिक है, शायद तू भी हो जाता। लेकिन इरिटेशन का लेवल दोनों का बढ़ता ही जा रहा था। दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। गर्मी की छुट्टियां हुई, गर्मी की छुट्टियों के दिन थे, तो बड़ा बेटा शुभम अपनी पत्नी काव्या के साथ लखनऊ आया हुआ था। वही 3 हफ्ते की छुट्टी, लोगों को कहाँ मिलती छुट्टी। सब लोग शाम को घर में बैठे हुए थे, खाना पीना हुआ, सब हुआ। बाबूजी अपना टीवी देख रहे थे। बाबूजी की एक हवेली हुआ करती थी फिरोजाबाद में। तो प्रॉपर्टी तो थी थोड़ी बहुत बेचारे के पास, लेकिन हवेली काफी बड़ी थी, पुश्तैनी हवेली थी। तो जायदाद को लेकर बहुओं में कुछ ना कुछ होता रहता था कि साहब क्या होगा इसका, क्यों नहीं बेची जाती है, बेच दें तो अच्छा है, ऐसा मिल जाएगा, वरना क्या पता क्या हो इसका। बाबूजी कुछ सीधे तो थे ही, मतलब कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे इस बात का कि भाई ठीक है पुश्तैनी रखी हुई है, कर देंगे, हमारे बाप दादाओं की रखी हुई है। खाना खाने के बाद में जब ये लोग सब बैठे हुए थे, बाबूजी अपना टीवी देख रहे थे, तो काव्या वो पहले से ही अमेरिका से तैयार होकर आई थी कि अब की बार तो मैं बात करूंगी साहब कि क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी का। बस हस्बैंड कुछ बोलता नहीं था, शुभम सीधा साधा था। उसने ऐसा लगता था कि काव्या को लगा दिया था कि तू बेटा तू ही निपट। तो बाबूजी वो मैं ये कह रही थी कि वो फिरोजाबाद की जो अपनी हमारी हवेली है उसका क्या सोचा है आपने। अब बाबूजी जो है वो टीवी सीरियल देख रहे थे, बालिका बधू। मैं बड़ा एनक्रॉसिंग था, कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, नहीं सुना मैंने। माता जी जरा भनक गई, उन्होंने कहा सुनिए बहू क्या कह रही है। तब भी बाबूजी का ध्यान नहीं गया। फिर काव्या थोड़ी जोर से बोली, बाबूजी मैं ये कह रही थी कि वो फिरोजाबाद वाली जो हवेली है उसका क्या सोचा आपने, उसको बेचने का कुछ सोचा आपने। बस एक तो बाबूजी को सीरियल में डिस्टर्ब कर दिया, और दूसरा सेंसिटिव इशू हवेली की बात कर दी, फिरोजाबाद की हवेली, और वो भी बहू ने। बस बाबूजी भड़क गए। तुम्हें क्या मतलब है इस हवेली से, मेरी हवेली है, कर दूंगा उसको, मरने से पहले करके जाऊंगा, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है, बिल्कुल इस बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाबूजी ने गुस्से में शुभम की तरफ देखा कि कैसी हिम्मत पड़ रही है काव्या की इस तरह से बोलने की। शुभम अपना करता करता माँ की पास में ही समा गया कहीं पर। माता जी को पता नहीं कहां से आग लग गई, वैसे भी सुलगी रहती थी, मतलब दिल सुलग जाता था उनका बाबूजी की जरा सी किसी बात पे। तो काव्या से उनका थोड़ी कुछ खास लगाव भी था, भाई उनके कन्नौज शहर की थी वो भी। तो माता जी थोड़ा सा, ठीक तो कह रही है बहू, अपनी छाती पर रख के ले जाओगे क्या हवेली को, क्यों नहीं उसके बारे में कुछ करते हो, कितनी बार हो गई, कितनी बार ये लोग आते हैं, हमेशा यही बात होती है। बस बाबूजी को तो गुस्सा आ गया, नहीं बेचूंगा, नहीं खर्च करूंगा, दान में दे जाऊंगा, रामकृष्ण मिशन को दे जाऊंगा, उसको दे जाऊंगा ब्रह्म कुमारी आश्रम को, एक पैसा नहीं दूंगा, मत देना, ऐसे ही मर जाना, कुंडली मार के बैठे रहो उसके ऊपर। ये कहते कहते अचानक से मां सोफे पे ही लेट गई, उनकी आंखें चढ़ गई, मुंह से झाग आने लगा, और माताजी बेहोश हो गई। घर में तो साहब एकदम से हंगामा मच गया, एकदम हंगामा की क्या हुआ मां को। तुरंत शिवम की काफी अच्छी जान पहचान थी, उसने तुरंत फोन किया, एम्बुलेंस आई, माताजी को तुरंत संजय गांधी इंस्टीट्यूट में ले जाया गया साहब इलाज के लिए। डॉक्टर पटवर्धन इनके होमली डॉक्टर थे, घर की सब कुछ घर का माहौल था। डॉक्टर ने कहा शी इज इन कोमा, ये तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है इनको, ब्लड प्रेशर की मरीज थी और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अब तो बैड शेप। तो माता जी को लिहाजा तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। घर में सब लोग सक पका गए, बाबूजी तो बहुत ज्यादा सक पका गए। वो एक तरह से कह नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि मेरी वजह से हुआ है। सारा घर बाहर खड़ा हुआ देखता रहा, माता जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, तरह में ड्रिप्स लगाई गई, ये किया गया वो किया गया, सारे तामझाम हुए। रात को बाबूजी को जबरदस्ती घर ले जाया गया, तो बाबूजी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से कहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सुबह बाबूजी फिर आ गए, माता जी की हालत और खराब हो गई थी।
कोमा में थी। डॉक्टर पटवर्धन जो कि वहाँ के सीनियर न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने बाहर आए तो बाबूजी भी थे मौजूद। सबके सामने उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हालत बहुत ख़राब है और हेमरेज हुआ है इनको एक्चुअली। तो एक हम कोशिश कर सकते हैं कि हम, क्योंकि एक जगह पे कलेक्शन है ब्लड का, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ब्रेन सर्जरी करके उसको क्लॉट को हटा दें, तो चांस बनता है कि शायद शी मे रिवाइव, या कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं, वरना तो हालत बहुत गंभीर है। सबकी निगाहें बाबूजी की तरफ घूम गई। बाबूजी ने कहा, ठहरो, मैं अभी डिसीजन लूँगा, और सीधे चलते हुए आईसीयू के अंदर घुस गए। नर्स ने रोका, आईसीयू में अलाउड नहीं था, लेकिन बाबूजी को कौन रोकने वाला था, कौन उनको रोक सकता था। वो सीधे आईसीयू में घुस गए और आईसीयू के बेड पर जाके अपनी पत्नी के पास खड़े हो गए। विमला देवी फुल कोमा में थी, सब उनके हाथ पैर खुले हुए थे, छाती पे कपड़ा नहीं था। बाबूजी को दया आ गई उनकी हालत देखकर। उन्होंने चद्दर लिया, उनको ढका। वो औरत, वो लेडी जो कि जिंदगी में कभी अपने आंचल से पल्ला नहीं हटने देती थी, आज दीनहीन सी, बिल्कुल एक गिनी पिग की तरह से पलंग पे बेबस अधनंग अवस्था में पड़ी हुई थी। बाबूजी को तरस आ गया देखकर। वो शांत होकर बिल्कुल वहाँ कुर्सी लेके बैठ गए और उन्होंने माता जी का हाथ पकड़ लिया और बहुत देर तक उसकी आंखों को देखते रहे, बंद आंखों को देखते रहे। वहाँ नर्स खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं थी कि आप यहाँ से जाइए, मत बैठिए यहाँ पे इतनी देर। लेकिन बाबूजी वहाँ बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहुत प्यार से विमला देवी के बालों में हाथ फेरा, जैसे कि पुचकारा हो, जो शायद उन्होंने सालों से नहीं किया था। थोड़ी देर खड़े हुए, देखा, अब तुरंत बाहर आ गए। बाहर आते ही डॉक्टर पटवर्धन भी खड़े हुए थे, बच्चे सब खड़े हुए थे, द होल फैमिली वाज देयर। सबने बाबूजी की तरफ कौतूहल में देखा कि बाबूजी क्या कहते हैं। बाबूजी ने कहा कि जाने दो उसको, मुझे नहीं कुछ कराना, तो उसको जाने दो, और कष्ट नहीं। और ये कह के बाबूजी बिना पीछे मुड़े पैदल चलते हुए सामने वाले गेट की तरफ चले गए। अभी उनको बाहर निकले हुए 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं हुआ होगा कि पीछे से नर्स भागती हुई आई और ज़ोर से चिल्लाई, डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये पूरी फैमिली अंदर भागी, डॉक्टर पटवर्धन भागे, बाबूजी नहीं रुके। उन्होंने शायद देख लिया था, उन्होंने शायद समझ लिया था। वो चुपचाप चलते चलते अस्पताल के गेट पर आ गए। माता जी जा चुकी थी, बाबूजी को घर ले जाएंगे। ये बात यहीं पर खत्म हो गई। ये गर्मियों की बात थी, 3 महीने बाद की बात है। दिवाली का माहौल था, गुलिस्तां कॉलोनी दिवाली में जगमगा रही थी, सब तरफ पटाखे बज रहे थे, लेकिन कोने वाले घर में गुलिस्तां कॉलोनी के अंधेरा था, कोई दिवाली नहीं मना रहा था वहाँ पर। बाहर छोटा शिवाल दुखी सा बैठा हुआ सब बच्चों को पटाखे चलाते हुए देख रहा था। उसका भी मन कर रहा था पटाखे चलाने का, लेकिन पटाखे घर में नहीं आए थे। तभी सुषमा ने आवाज़ लगाई शिवम को कि शिवम आइए पूजा कर लीजिए। छोटा सा लक्ष्मी गणेश का मंदिर सुषमा ने बनाया हुआ था। ये लोग वहाँ बैठे तो सुषमा ने शिवम से कहा कि जाइए बाबूजी का और माता जी का टीका कर दीजिए। अक्षत और रोली की थाल लिए हुए शिवम और शिवाल दोनों सामने की दीवार पर पहुंचे। वहां बाबूजी का और माता जी की तस्वीर टंगी हुई थी। इन दोनों ने गुलाब की फूलमाला लेके दोनों को चढ़ाई और शिवम ने शिवाल को गोदी में उठा के उससे ही टीका कराया दोनों का। माता जी के चले जाने के बाद 1 महीने बाद ही बाबूजी भी चले गए। उनसे अकेलापन सहन नहीं हुआ, शांत हो गए थे,
कहीं आना जाना बंद कर दिया था, किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। टीका करने के बाद बहुत देर तक शिवम वहीं खड़ा, सुषमा भी वहीं आ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खड़ा दोनों तस्वीरों को देखता रहा और उसने सुषमा से कहा, देखो जीवन भर मेरी याद में ये कभी साथ नहीं रहे, साथ रहते हुए भी अलग रहे, एक दूसरे के कभी भी इन्होंने साथ रहना गवारा नहीं समझा, लेकिन देखो आज एक साथ दोनों खड़े हुए, दोनों दीवार पर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सुषमा, इसी को कहते हैं मूक आत्मिक आलिंगन। बस दोनों ने हाथ जोड़े और वापस चले गए। थैंक यू।